तो अब हम कर रहे हैं फॉर्मूलाज में जा रहे हैं हम फॉर्मूलाज मेन्यू में। ये फॉर्मूलाज हैं कुछ, इसमें हम देखेंगे और क्या कौन 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 से रह गए हमारे। तो इसका जी सर। आगे है एक डिफाइंड नेम। डिफाइंड नेम क्या होता है, जैसे मुझे इन सब का सम करना है। यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं और इसमें मुझे कुछ सम करना है। तो मुझे क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा इक्वल्स टू सम, फिर ब्रैकेट में A1 सेल का नाम और ये वाली वैल्यूज लिखनी होंगी। या ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं एक वैल्यूज लिख देता हूँ कि ये इंग्लिश के सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ये हिंदी के सब्जेक्ट के मार्क्स, यहाँ पे हमने कुछ लिखा है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि सम करना है इंग्लिश का। तो मुझे सेल का नाम ना देखना पड़े, अगर मैं लिखूं इक्वल टू सम इंग्लिश तो इंग्लिश का सम हो जाए। तो उसके लिए हम नेम मैनेजर जो ऑप्शन है यहाँ पे, डिफाइन नेम, इससे क्या कर सकते हैं, नेम को डिफाइन कर सकते हैं किसी भी रेंज का। तो सेलेक्ट करा मैंने और यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन नेम। डिफाइन नेम में यहाँ पे एक हेडिंग अपने आप आ गई है, इंग्लिश। इंग्लिश ही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये इंग्लिश का नेम डिफाइन हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू सम इंग्लिश, एंटर कर रहे हैं तो वो सेलेक्ट भी कर रहा है उसको, और एंटर करने पे रिजल्ट भी निकाल के दिखा रहा है। ठीक है। नेम मैनेजर में जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि हमने कौन कौन से नेम बना रखे हैं। ये वाला जो बॉक्स होता है इसको भी हम नेम बॉक्स बोलते हैं। एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी वो नाम दिखाएगा। क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि ये जो वैल्यूज हैं ये इंग्लिश से डिनोट हो रही है। यूज इन फॉर्मूला, अगर हमें फॉर्मूले में इंग्लिश यूज करना है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। कुछ मान लो हमने सम का कुछ लिखा है, फॉर्मूले का नाम लिखा है, तो वो फॉर्मूले का नाम भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, जैसे हिंदी का मुझे क्रिएट करना है तो सिलेक्ट करके क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। और सिलेक्शन में मुझे लग रहा है कि इसमें पूरे को सिलेक्ट करना होगा। मतलब अगर हमारे पास पूरा डेटा काफ़ी सारा है तो एक एक सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन अपने आप कर देगा। तो इसमें टॉप रोज को हाईलाइट इसने अपने आप कर दिया है, ओके कर देते हैं। तो इसने दोनों को सेलेक्ट कर दिया है, इंग्लिश और हिंदी। अगर ये डेटा ज़्यादा होता तो जितनी भी हेडिंग्स होती उन सब को ये नाम दे देता। ठीक है। अब मुझे इनका नाम देना है, मतलब इस लिस्ट का नाम देना है, इंग्लिश इसका नाम देना है, हिंदी मैथ का नाम देना है, और इसका भी देना है कि ये जो डेटा है ये ए का है और ये बी का। तो उसके लिए मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप रो। टॉप रो हमारी हेडिंग है तो वो सिलेक्ट ऑलरेडी है ही। फिर लेफ्ट में भी हमारे हेडिंग्स हैं, वो भी ऑलरेडी सिलेक्ट इसने कर लिया है। ओके करना है। ओके करते ही नेम में जाके देखेंगे तो ए बी सी का नाम इसने सी नहीं लिया है, अंडरस्कोर के साथ लिया है, क्योंकि सी कोई कीवर्ड टाइप होगा। और इंग्लिश हिंदी मैथ और नेम को भी इसने ऐड कर दिया। नेम क्या है, क्लिक करेंगे तो ये सारा जो डेटा है इसको इसने नेम से डिनोट किया है। तो अगर मुझे सबका सम करना है तो हम लिखेंगे इक्वल टू सम और यहाँ पे नेम। तो ये सबका आएगा इक्वल टू सम और इंग्लिश, एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश का सम दिखा रहा है। इक्वल टू सम हिंदी, तो हिंदी का सम आ जाएगा। इस तरह से हम किसी का भी सम निकाल सकते हैं। अगला ऑप्शन है फॉर्मूला ऑडिटिंग, मतलब फॉर्मूला हमने किसका लिखा है, कहाँ लिखा है, उसको ऑडिट करके बताएगा ये। तो सबसे पहले लिखा है ट्रेस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब बता रहा है कि जो जैसे ये वाला फॉर्मूला है तो इसका प्रेसिडेंट कौन है, मतलब जो इंग्लिश लिखा है ना हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे इंग्लिश क्या क्या है, कौन कौन से सेल हैं जो कि इस फॉर्मूले में यूज हुए हुए। तो जैसे ही हम यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंस करेंगे तो यहाँ पे ये पूरा हाईलाइट कर रहा है, उसको बॉक्स बनाया है और इसका बता रहा है कि इन सब का सम है ये। 444 किसका सम है, ट्रेस प्रेसिडेंस, तो इसने पूरे हाईलाइट किया है ग्रुप को और उसको सिलेक्ट कर दिया है। रिमूव एरोज कर देंगे तो एरोज हमारे हट जाएंगे। तो इस तरह से हम प्रेसिडेंस से पता लगा सकते हैं कि ये किसका है, किसका सम है। अगर मुझे ये पता लगाना है कि मैं यहाँ पे इंग्लिश में वैल्यू चेंज करूंगा तो कहाँ कहाँ चेंज हो जाएगी, ये जो वैल्यू है ये किस किस पे डिपेंड है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वैल्यू यहाँ पे और सेकंड वाले में दोनों पर डिपेंड है।
रिमूव एरो, एरोज हमारी हट जाएंगे। शो फॉर्मूला क्या है, जहां जहां हमने फॉर्मूला लिखा है हमें वो देखना है, फॉर्मूला सारे फॉर्मूलेस देखने हैं। तो शो फॉर्मूला, तो यहाँ पे सारे फॉर्मूलेस दिखाएगा, उनका रिजल्ट नहीं दिखाएगा। शो फॉर्मूला को ऑफ करेंगे तो वैल्यूज दिखाएगा, रिजल्ट दिखाएगा, फॉर्मूला नहीं दिखाएगा। चेकिंग एरर, अगर हमने कोई फॉर्मूले में गलत कुछ लिख दिया या मिस्टेक हो गई हो, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक और लिख के देखता हूँ यहाँ पे वैल्यू, एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देते हैं, इक्वल टू सम, ब्रैकेट में ये तीन वैल्यूज मैंने ली, यहाँ पे तीन नहीं, ऐसा करते हैं, ये तीन वैल्यू लेते हैं, ये तीन वैल्यू ली मैंने, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर का एक आइकन बन के आ रहा है, ये है एरर। अब एरर में क्या कह रहा है, ये चेक करते हैं। एरर चेकिंग में ये कह रहा है, द फॉर्मूला इन द सेल रेफर टू द रेंज दैट हैज एडिशनल नंबर। जो आपने फॉर्मूले में रेंज दिया है B3 से B5, उसके अंदर एक और रेंज के अंदर एक और नंबर है जो कि हमने नहीं लिखा। तो ये पूछ रहा है कि आपको वो इंक्लूड करना है या नहीं। अगर हमें वो इंक्लूड करना है, अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे अपडेट पे। अपडेट पे क्लिक करते ही वो 100 भी इसके अंदर ऐड हो गया है, और वो जो ग्रीन कलर का आइकन था एरर का, वो हट गया है। तो इस तरह से हम एरर को चेक कर सकते हैं। एरर का मतलब है कि हमने अगर रेंज कम दी है, वैल्यू ज़्यादा है, तो ये उसको एरर दिखाता है। लेकिन अगर हमें वो इंक्लूड नहीं करना होता, जैसे मैं इसको अंडू ही करता हूँ, और इस बार हमने इंक्लूड नहीं किया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरर चेक पे इग्नोर कर देंगे, इस एरर को इग्नोर कर देंगे, तो ये एरर हमारा हट जाएगा और वो वाला जो सेल था वो इंक्लूड नहीं होगा। इवेल्युएट फॉर्मूला, अच्छा ये तो सम करके दिखा रहा है, जैसे हमने जो सम लिखा हुआ है उसको इवेल्युएट करके रिजल्ट शो कर रहा है। टू शो द रिजल्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेशन, कोई भी हमने एक्सप्रेशन लिखी है उसका रिजल्ट दिखाएगा। तो यहाँ पे हम लिख के देख सकते हैं कि मतलब शीट पे नहीं चेक करना, तो यहाँ पे हम लिख के देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है उसका रिजल्ट क्या है। तो ये चेक करने के लिए ही है किसी भी फॉर्मूले को। वॉच विंडो, ये छोड़ दो ये सारे ऑप्शंस। कैलकुलेट ऑप्शंस, जैसे मैंने यहाँ पे चेंजेस करे 100, तो ये क्या हो रहा है कि अपडेट हो गई है वैल्यू। जैसे ही मैं फॉर्मूले में लिखता हूँ, जैसे ही मैं वैल्यू अब चेंज करता हूँ, तो फॉर्मूला अपडेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल। अगर हम मैनुअल करेंगे और मैंने अब यहाँ पे 100 लिखा, तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ, यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने मैनुअल कर रखा है। मैनुअल पे क्लिक कर रखा है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे, जिसका शॉर्टकट है F9। कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो चुका है। ये इंग्लिश का था, ये इंग्लिश के 3 सब्जेक्ट का था, तो यहाँ पे 300 हो चुका है। तो कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तब वो उसको कैलकुलेट करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही हम चेंज करें तो ऑटोमेटिक हो जाए, तो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन है। कैलकुलेट शीट का मतलब है पूरी शीट को सेलेक्ट अपडेट करेगा, जो भी हमने चेंजेस लिखे हैं उसको वो फॉर्मूले में इंक्लूड कर देगा। डेटा में आते हैं। डेटा में सबसे पहले लिखा है गेट एक्सटर्नल डेटा। गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब है कि हम दूसरे फाइल से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सेस। एक्सेस क्या है? एक डेटाबेस ही है जिसमें कि हम टैबुलर फॉर्मेट में ही डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि एक्सेल में स्टोर होता है। तो अगर हमें एक्सेस से डेटा एक्सेल में लाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें डेटा को फाइल सेलेक्ट करनी होगी कि कौन से वो एक्सेस की फाइल है। यहाँ पे कुछ रैंडम्स बनी हुई हैं, एक बार देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे दिखा रहा है डेटा कुछ, और इसके अंदर कुछ अलग अलग टेबल्स हैं ये। तो स्टूडेंट वाली टेबल लेते हैं और ओके कर देते हैं, और ये पूछ रहा है कि एग्जिस्टिंग टेबल में चाहिए या न्यू टेबल में। मुझे न्यू वर्कशीट में चाहिए, एग्जिस्टिंग शीट या न्यू शीट में चाहिए। तो मैंने एग्जिस्टिंग शीट, न्यू शीट पे मैंने क्लिक कर दिया है और इसको ओके कर देते हैं। तो न्यू शीट क्रिएट हो गई है और उसमें जो भी डेटा होगा वो हमारा यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से हम इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा को, एक्सटर्नल डेटा को। और ये वेब भी है। वेब मतलब वेबसाइट, यहाँ से आप वेबसाइट का नाम लिखोगे तो वो ऑनलाइन वेबसाइट से आपको क्या करेगा, डेटा लाके दे देगा।
इसमें टेबुलर फॉर्मेट में कुछ डेटा लिखे हुए हैं, तो इसको हम देखते हैं कि ये डेटा हम इंपोर्ट कर पाएंगे या नहीं। तो इसका यूआरएल मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक करा फ्रॉम वेब। वेब में यहाँ पे यूआरएल पूछ रहा है, यूआरएल मैंने क्लिक करा, इसको हटाया और नया जो मैंने पेस्ट किया था उसको गो कर देते हैं। गो करने के बाद ये यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा, इस डेटा को फैच कर रहा है, ये स्क्रिप्ट को रन कर रहा है। ये डेटा, कुछ एरर्स भी आ रही हैं इस स्क्रिप्ट में, लेकिन यहाँ पे डन दिखा रहा है। और इसने कुछ डेटा ये साइड वाला ले लिया है और नीचे तो कुछ नहीं लिया, इसका डेटा नहीं लिया यहाँ पे। चलो इसको इंपोर्ट करके देखते हैं कैसा आएगा। तो इंपोर्ट, तो ये वेबसाइट से, ऑनलाइन वेबसाइट से, न्यू शीट पे ही लेते हैं इसको भी। तो ये डेटा वेबसाइट में जो डेटा लिखा हुआ था वो हमने एक्सेल में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आ चुका है डेटा, लेकिन बहुत क्लियर नहीं आया है, क्लीन नहीं आया, लेकिन काफ़ी हद तक आ चुका है। ये वो वाली टेबल आ गई जो हम देख रहे थे वहाँ पे, यही टेबल हमें चाहिए थी। तो ये टेबल आ चुकी है, मतलब इसने पूरे पेज को ही ले गया। ये रहा टेबल, HTML टेबल एट्रीब्यूट, और ये रो स्पैन तक हमें चाहिए था, ये आ गया पूरा ये वाला। तो इस तरह से हम ऑनलाइन से भी एक्सेल में डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको कुछ डेटा मिल रहा है ऑनलाइन, तो वो भी आप डेटा एक्सेल में डाल सकते हो और उसके ऊपर कुछ काम करना है तो वो कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल, इसी तरह से टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो TXT या CSV फाइल भी होती है। CSV फाइल कैसे होती है? CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, D22। तो ये जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, ये एक टेक्स्ट फाइल है जिसका एक्सटेंशन होता है CSV। डेस्कटॉप पे मैं इसको फाइल .csv के नाम से सेव कर देता हूँ। हमने वो वैल्यू सेव कर दी है फाइल। अब हमें वो फाइल यहाँ पे चाहिए, तो फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसकी फाइल की लोकेशन ढूंढ लेते हैं। ये है वो फाइल, इसका इस तरह से आइकन होता है, क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो स्टेप, ये ऑप्शन खुल के आ रहा है, ये है टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड। टेक्स्ट की फाइल को इंपोर्ट करना है तो उसका स्टेप्स हैं, और यहाँ लिखा है 1 of 3, 3 स्टेप में ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में हमें सेलेक्ट करना होगा कोई डिलिमिटेड या फिक्स्ड विड्थ, उसके बीच में जो वैल्यूज हैं ID, कॉमा, नेम, क्या है बीच में, कॉमा है, तो इसको हम डिलिमिटेड लेंगे। अगर उसके बीच में स्पेस होता या कोई और कैरेक्टर होता तो वो भी डिलिमिटेड में ही आता है। अगर कुछ नहीं होता है, मैनुअल हमें करना है, तो उसके लिए फिक्स विड्थ होता है, लेकिन हमारे पास ये डिलिमिटेड है। एक और ऑप्शन है यहाँ पे, माई डेटा हैज हेडर। हाँ, ये डेटा है हमारे पास जो कि हेडिंग है, तो इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट के बाद स्टेप 2 of 3, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या है, बीच बीच में कॉमा है, तो यहाँ पे हमें टैब को हटा के कॉमा सेलेक्ट करना होगा। कॉमा सेलेक्ट करते ही यहाँ पे इसने 3 कॉलम्स में डेटा शो कर दिया है, प्रीव्यू। नेक्स्ट कर देंगे, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड स्टेप में कॉलम डेटा फॉर्मेट, तो ये डेटा फॉर्मेट हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, इसी को लेंगे और इसको कर देंगे फिनिश। कहाँ पे चाहिए, एग्जिस्टिंग शीट, इसी शीट में चाहिए। सेल का नाम भी दे सकते हैं हम यहाँ पे, या न्यू शीट पे। तो एग्जिस्टिंग शीट कर लेते हैं, खाली शीट है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो डेटा यहाँ पे आ गया। तो टेक्स्ट फाइल से भी हम एक्सेल में डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल में ये काफ़ी पावरफुल चीज़ें हैं कि हमने एक बार डेटा दूसरे फाइल में बना दिया तो हमें रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। SQL अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, इनसे भी हम डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। ये सब SQL होता है, डेटा को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम इस पर नहीं आ रहे। ये सब एडवांस SQL का ही होता है, क्वेरी वगैरह का। उसमें SQL में कमांड्स होती है, यानी कि क्वेरी का मतलब सेम वैसे ही है जैसे हमने फिल्टर करा है। हमने यहाँ पे डेटा को फिल्टर किया था, यानी कि सारे रिकॉर्ड्स ना देखकर कुछ रिकॉर्ड्स देखने हैं हमने, सिलेक्टेड रिकॉर्ड्स, तो उसके लिए डेटा में फिल्टर का यूज होता है। और वही चीज SQL में क्वेरी बोलते हैं उसको। तो ये हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। ये कनेक्शन क्रिएट करता है, मतलब कोई दूसरी फाइल से आपको कनेक्शन क्रिएट करना है, उसके लिए है ये सारी चीजें।
सॉर्ट फिल्टर हम कर चुके हैं, एडवांस फिल्टर भी हम कर हाँ चुके थे, सर। ये सारा ऑप्शन वही है। अगला ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब है कि टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब है कि हमें जो बड़ा टेक्स्ट है उसको अलग अलग कॉलम में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक नाम लिखा, राम कुमार वर्मा, ये एक नाम लिखा हुआ है मैंने, लेकिन मैंने ये नाम पूरा ही एक सेल में लिख दिया। मुझे ऐसे लिखना था कि फर्स्ट नेम पहले में, सेकंड नेम, मिडिल नेम बीच सेकंड कॉलम में, और लास्ट नेम थर्ड कॉलम में आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट टू कॉलम्स। जो हमारा टेक्स्ट है वो मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस पे क्लिक करेंगे, सेम वही ऑप्शन आ रहा है जो हमने इंपोर्ट में किया था। 3 स्टेप में से पहला स्टेप दिखा रहा है, इनके बीच में स्पेस है, तो यहाँ पे हम स्पेस ले सकते हैं डिलिमिटेड, और यहाँ पे हम स्पेस पे क्लिक कर देंगे तो नीचे प्रीव्यू दिखा रहा है 3 कॉलम्स में वो अपने आप डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट करके फिनिश ही करना है इसमें, और ये डिवाइड हो गया। अंडू करते हैं, वापस सर दोबारा। वो अंतर क्या था, वो ऊपर में जब हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम कर रहे थे तो वहाँ पे अंतर क्या था जब वो स्पेस और कॉमा बता रहा हाँ, था मैं तो? दोबारा दिखा देता हूँ। सेलेक्ट करा मैंने टेक्स्ट टू कॉलम और डिलिमिटेड, और इस पे ये कह रहे हो। हाँ सर, स्पेस और कॉमा। हाँ, इनके बीच में क्या वैल्यू है, इनके बीच में राम और कुमार के बीच में क्या है, स्पेस है, कॉमा है, या कोई और सिंबल है, वो हमें बताना होगा। अच्छा। ठीक है। तो मतलब सर अगर हम ये कुछ भी इसमें जो टिक करते हैं तब भी वो सीधा नहीं उसके नहीं बाद नहीं वो नहीं, कॉलम में अगर आ हमने जाता है? कॉमा सेलेक्ट किया है तो नहीं आएगा वो। जैसे मैंने फिनिश नहीं कर दिया। मतलब सर, जो 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 उसके उसमें जो भी हमने चीज लिखी है उसमें जो भी सिंबल बने हुए जैसे कॉमा है या फिर स्पेस दी हुई है वो हम सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो कॉलम में आ जाएगी वो चीज हाँ, तभी आएगा। जैसे देखो, उस हिसाब यहाँ पे से। मैंने स्पेस अच्छा। दिया है तो कॉलम्स में 3 दिखा रहा है, लेकिन ये हटा के मैंने कॉमा दिया तो नहीं दिखा रहा है, एक ही कॉलम में। फिनिश करूंगा तब ये डिवाइड नहीं हुआ। अच्छा। हम्म, बेसिकली सर वो डिलिमिटर मतलब कि वो जो भी आपके यहाँ पे सिंबल लगा है बीच में जो आपने टेक्स्ट लिखा है बीच में सिंबल। उसको वो हटा के उनको कॉलम में डिवाइड बिल्कुल कर दे सही, रहा है कॉमा बिल्कुल की सही। जगह। अब हम एक और तरीका देख रहे हैं, ये फिक्स्ड विड्थ क्या है। तो इस बार हम डिलिमिटेड नहीं, फिक्स्ड विड्थ सेलेक्ट करते हैं। फिक्स्ड विड्थ में यहाँ पे जो लाइंस आ गई है, ये इसने अपने आप सेलेक्ट कर लिया, लेकिन मुझे एक और लाइन चाहिए। कुमार को भी मुझे अलग अलग, कुमार को भी मुझे कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक का मतलब होता है कि वो लाइन आ जाएगी, और लाइन का मतलब है कि वो कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ऐसा भी हम कर सकते हैं कि बीच में के यू और एम के बाद कुछ भी नहीं था बीच में, लेकिन फिर भी हमने उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। या मुझे यहाँ पे डिलीट करना है इस लाइन को, तो डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है क्रिएट लाइन के लिए क्या करना है, डिलीट के लिए क्या करना है। मूव भी कर सकते हैं ऐसे, ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो मैंने इस तरह से कॉलम्स क्रिएट कर दिए, और नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे राम के यू पे मैंने के यू के बाद मैंने लाइन लगाई थी, तो उसके बाद की जो वैल्यू है वो नेक्स्ट कॉलम में आ गई। तो इस तरह से भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट नेम को यहाँ पे लिखना है। तो वो हमने पढ़ ही रखा था, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू लेफ्ट करके, और वहां से वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें सब में फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। जैसे लेफ्ट में क्या था कि 3 वैल्यू चाहिए या 5 वैल्यू चाहिए, वो हमें मेंशन करना होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो इसको हम बहुत आसानी से फ्लैश फिल से कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नेम के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दूंगा, और क्या करेंगे यहाँ पे फ्लैश फिल कर देंगे। तो जैसे ही मैं फ्लैश फिल पे क्लिक करूंगा सबका ही फर्स्ट नेम आ जाएगा। अगर मुझे मिडिल नेम चाहिए तो मिडिल नेम एक का लिखो और फ्लैश फिल कर दो, सबका आ जाएगा। इसका मैंने शॉर्ट में लिखा था, इसका शॉर्ट में ही आ गया है। वर्मा लिखा,
और फ्लैश फिल कर दिया, तो वो क्या करेगा, सबका लास्ट नेम को शो कर देगा। तो इस तरह से हम फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। फ्लैश फिल में एक और भी ऑप्शन है, जैसे मुझे मिडल या सिर्फ इनिशियल लेटर लेना है, इनिशियल का मतलब पहला अक्षर, तो पहला अक्षर लिखा और फ्लैश फिल, तो सबका फर्स्ट ही आया है। अब मुझे केवल 2 कैरेक्टर चाहिए, मिडल 2 कैरेक्टर, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 कैरेक्टर के लिए क्या लिखा, KU लिखा और एंटर करा और फ्लैश फिल, तो सबके 2 ही कैरेक्टर आए हैं। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं फ्लैश फिल को। फ्लैश फिल क्या करता है, जो हमने एक स्टेप करा है उसी के अकॉर्डिंग बाकी के स्टेप्स रिपीट कर देगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे। क्लियर हुआ? और ये जो हमने किया है नाम पर, नाम की बजाय हम डेट पे भी कर सकते हैं। जैसे डेट में हमने लिखा है डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। अगर हमें सिर्फ ईयर्स चाहिए उसमें, तो हम ईयर को ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को किया हमने। कर लोगे वो डेट वाला? हाँ सर। ठीक है, तो वो तुम ट्राई करके देख लेना। क्वेश्चन तुम लिख लो कि तुम्हें क्या करना है, डेट्स लिखनी है कुछ एक कॉलम में, और उसको फ्लैश फिल से उसका जो डेट है, मंथ है, ईयर है, वो अलग अलग सेपरेट करना है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटीज लिखी है, आइटम के नंबर हैं, ये कुछ क्वांटिटीज हैं और प्राइस है। अब हमें टोटल निकालना है सॉल्व करने के लिए, वो है कंसोलिडेट। कंसोलिडेट में क्या करता है कि वो यहाँ पे हमने लिखा है सम फॉर्मूला, सम नहीं है ये है प्रोडक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखता हूँ, रेफरेंस में पहली वाली लिस्ट मैंने सेलेक्ट करी और ऐड कर दी, फिर से रेफरेंस में मैंने इसको हटा के दूसरी लिस्ट सेलेक्ट करी और ऐड कर दी, और ओके कर देते हैं। तो जैसे ही हमने ओके करा तो इसने क्या कर दिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 10, 5 इंटू 20, 7 इंटू 30। जैसे हमने ये मार्क्स वाला डेटा बनाया है, अब तुम्हें टोटल करना है तो इक्वल टू सम लगाओगे, लेकिन वो मतलब वो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव भी है, लेकिन ये भी ऑप्शन है। कंसोलिडेट में जाएंगे, रेफरेंस में फर्स्ट वैल्यू ऐड, फिर सेकंड वैल्यू, इसको भी ऐड, और फिर थर्ड वैल्यू और इसको भी ऐड। ये 3 वैल्यूज, तीनों कॉलम्स ऐड हो चुके हैं, और जैसे ही ओके करेंगे तो ये हमारा इस तरह से सम आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूले में और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे जब हम 175 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 175 लिखा रहा है, फॉर्मूला नहीं लिखा रहा। इसका मतलब क्या है कि हम अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे, मैंने 0 लिख दिया तो वो अपडेट नहीं हुआ। कंसोलिडेट का मतलब है कि हम उसकी वैल्यू को बस लिखना चाह रहे हैं रिजल्ट, लेकिन उसको अपडेट नहीं करना फ्यूचर में, तब है। फॉर्मूला क्या करता है, उसको अपडेट भी कर देता है, ये अपडेट नहीं करता, क्योंकि ये सिंपल यहां से सेलेक्ट करके रिजल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे वैसे ऑप्शन एक लिखा हुआ है क्रिएट लिंक का, इसमें देखते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कंसोलिडेट क्रिएट लिंक्स और ओके करते हैं। कैन नॉट क्रिएट लिंक टू कंसोलिडेट शीट, मना कर रहा है कि लिंक तो नहीं बनेगा, लिंक कुछ नहीं बन रहा। चलो, तो इसका सिंपल बस इतना ही मीनिंग है कि हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको हम यूज कर सकते हैं इस तरह से। और कंसोलिडेट में ये अलग अलग फंक्शंस हैं, वही वाले कि मैक्स है, मिन है, मतलब हर इंडिविजुअल का मैक्सिमम वो प्रिंट कर देगा। वो फॉर्मूला बेस्ड था, ये विदाउट फॉर्मूला है। अगला ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस में जो ऑप्शन है वो है सबसे पहले सिनेरियो मैनेजर। सिनेरियो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई करना, और इसका पूरा नाम ही है व्हाट इफ, कि अगर ऐसा हो तो क्या ऑप्शन आएगा, अगर ऐसा है तो क्या ऑप्शन आएगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये वाले ऑप्शंस, व्हाट इफ। तो इसमें लिखा हुआ है, हो जाएगा डेटा, क्योंकि वो एक में अपडेट कर रहे हैं तो फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा, तो कोई नहीं, अब हो जाएगा। इसमें हमें गए व्हाट इफ में सिनेरियो मैनेजर, ऐड पे क्लिक किया, सिनेरियो नेम हमने 1 दिया, बाय चेंजिंग सेल। चेंज हमें इन तीनों को ही ले लेते हैं,
पिछली बार हम एक को ले रहे थे, इस बार हम तीनों को ही ले रहे हैं। ओके किया और इन तीनों की वैल्यू पूछ रहा है ये। इस बार हम तीनों की वैल्यू दे रहे हैं क्योंकि एक में अपडेट कर रहे थे ना, तो जब हम दूसरे में जा रहे थे तो पुराने में अपडेट नहीं हो रही थी। पहला सिनेरियो यही है कि हम तीनों में 10-10 हज़ार का खर्चा कर रहे हैं, इसको ऐड कर दिया। अब सेकंड सिनेरियो लेते हैं। सेकंड सिनेरियो चेंजेस हमें क्योंकि इन तीनों पे ही करने हैं, खर्चे हमारे ये तीन ही हैं, तो हमने यहाँ पे सेकंड सिनेरियो लिया। सेकंड सिनेरियो में हो सकता है कि हमारा खाने पे जो खर्चा है वो ज़्यादा हो जाए। मतलब हम देख रहे हैं कि अगर हम खाने पे खर्चा 15,000 का कर दें तो क्या होगा। तीसरा सिनेरियो एक और ले लेते हैं। अगर हम खाने पे तो ज़्यादा नहीं खर्चा कर रहे, लेकिन कपड़ों पे अगर हम ज़्यादा इस बार कुछ फंक्शन है तो हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमने 3 सिनेरियो बना दिए हैं। चेक करते हैं। फर्स्ट वाला तो यही है 10-10 हज़ार वाला। सेकंड सिनेरियो में क्या था, जिसमें हम 15,000 का खर्चा कर रहे हैं, तो इसमें दिखा रहा है कि आपकी सेविंग 15,000 ही होगी, खर्चा आपका टोटल 35,000 हो गया। थर्ड सिनेरियो में क्या था कि अगर हम इतना खर्चा करेंगे तो हमारी सेविंग 5,000 ही बनेगी। तो इस बार ये अलग अलग ऑप्शंस दिखा रहा है कि अगर आप ऐसा करोगे तो इतना होगा रिजल्ट आएगा, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा। और अगर समरी कर दोगे तो समरी न्यू शीट पे आएगी, रिजल्ट हम यही लेते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे वो तीनों सिनेरियो केसेस हमें एक साथ ही दिखा रहा है। 10-10 हज़ार वाला ये दूसरा सिनेरियो था जिसमें कि हमारा इतना खर्चा आ रहा है और ये इतना वाला आ रहा है। तो इस तरह से हम सिनेरियो को देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसमें यही ध्यान रखना है कि हमने ये जो चेंजेस थे, भाई खर्चे जो हैं वो यही 3 खर्चे हैं, तो इन तीनों को ही ऐड कर दिया। पिछली बार क्या हो रहा था, हम एक एक करके ऐड कर रहे थे, तो एक एक करके वो फिर एक अपडेट कर देता था पुराना वाला, वो पुराने ही ऑप्शंस ले रहा था, पुराने को अपडेट नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए हमने तीनों को ऑप्शन लिया, भले ही एक को अपडेट करना है। क्लियर हुआ या फिर से रिपीट करूं इसको? नहीं सर, आ गया है। ओके ठीक है, तो ये हमारा सिनेरियो मैनेजर था। एक और ऑप्शन हम देख रहे हैं, गोल सीक। गोल सीक का मतलब क्या होता है, गोल का मतलब है टारगेट और सीक मतलब पता लगाना। सपोज हमारा जो सेल्स है वो उसका हम कुछ डेटा बनाते हैं। सेल्स हमने फर्स्ट मंथ करी लगभग इतनी की, हमें टारगेट दिया हुआ है यहाँ पे 6 मंथ्स का। यहाँ पे हमने टारगेट लिख दिया, ये टारगेट है 6 मंथ्स का। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सम कर दिया कि ये जो 6 वैल्यूज हैं इन सब का सम ये है। फर्स्ट मंथ हो चुका है, इतना टारगेट हमारा इतना आया, ये टोटल है। टारगेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टारगेट 6 मंथ्स का लगभग हमें मिला है 1 लाख का। 1 लाख का टारगेट है और 6 महीने में हमें करना है अचीव। तो पहले महीने में 15,000 का सेल हुआ है, दूसरे में 25,000 का, तीसरे में 5,000 का ही कुछ ऐसा लिख देते हैं, 7500 लिख देते हैं। और एक और ले लेते हैं, उसमें 5600 का हुआ है। और अब हमारे पास एक और ले लेते हैं 8,000 का। तो इतना हमने कर चुके हैं सेल। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन एक बचा है, एक मंथ बचा है। तो अब हमारे पास कितना हमें टारगेट करना है, यहाँ पर सेल करनी है जिससे कि हमारा ये टारगेट आ जाए, कितना लेफ्ट है, तो वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। गोल सीक पे करेंगे, सेट वैल्यू। देखो इसमें टारगेट का यहाँ पे लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे हमने सेल्स लिखी है, एक वैल्यू हमारी बची है और यहाँ पे हमने सम निकाल रखा है। तो अब हम जाते हैं गोल सीक में। सबसे पहले कह रहा है सेट सेल। सेट सेल में आता है जिसको हमें, जिसमें हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है वो आएगा सेट सेल, सम वाला फॉर्मूला। बाय चेंजिंग सेल मतलब जिसको बदलना है, इसको बदलना है, यहाँ पे हमें पता लगाना है, तो इस सेल की वैल्यू को वो बदलेगा, सेट कर देगा इसको जिसमें फॉर्मूला है। अब कितना करना है इसको, 1 लाख करना है, तो यहाँ पे हमें 1 लाख लिखना होगा। ओके कर देंगे तो ये अपने आप उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। तुम्हारे लिए जो एक्सरसाइज हैं वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखी हैं, ये इमेज फाइल है। तो सबसे पहले ये है डेटा, जो हमने सेम वैसे ही परसेंटेज निकाली थी कि हमारा इतना प्लान था और इतना हुआ है, तो कितनी परसेंट आपने अचीव करा है, 79% किया है। ये प्लान से ज़्यादा किया है तो ये 100% से ज़्यादा आ रहा है।
इतना तो हम कर चुके थे। उसी के आगे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखनी है। वैल्यूज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक डेटा दिखा रखा है कि अगर आपने इतना अचीव किया है तो आउटपुट ये आएगा। तो अगर 79% है तो 79% आ गया इसमें फर्स्ट के अंदर, तो फर्स्ट लिखा आ जाएगा। अगर 115 है तो 115 मतलब ग्रेटर देन 100, तो ए प्लस लिखा आएगा। तो ये किसका है, इसमें तुम्हें इफ कंडीशन यूज करनी है और फिर ये डेटा पता लगाना है। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। ओके। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये वाला। इसमें तुम्हारे को कुछ आइटम्स दे रखे हैं और कुछ रेट दे रखे हैं। आंसर ये वाला आएगा, लेकिन आंसर कैसे निकालना है, सम द नंबर ऑफ आइटम विच इज इक्वल्स टू ए। जो ए है केवल उन्हीं का ही सम करना है। तो यहाँ पे तुम फॉर्मूला लिखो और इस तरह से उसका सम करना। ये जो वैल्यूज लिखी हैं ये कुछ भी हो सकती है, रैंडम, जरूरी नहीं कि ये 291 ही आएगा। तुम कुछ भी अपनी शीट बना लेना, उसमें आइटम्स होंगे ABCD कुछ रैंडम्स, और ए को ही सेलेक्ट कर, ए को ही तुम्हें सम करना है। क्लियर? हाँ सर।